हेलो प्यारे बच्चों, बीएससी थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर 2 है बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का, उसका नाम है रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। उसका ही हम 4th यूनिट का 1 शॉर्ट लेक्चर लेकर आ चुके हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। इसके बारे में हम सब कुछ डिटेल से समझेंगे। जितने भी टॉपिक्स हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उतने ही पॉइंट्स पर, उतने ही टॉपिक्स पर हम इस लेक्चर में पूरा बात भी करेंगे। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं पहले इस चीज को बता देता हूं एकदम क्लियर रूप से कि जो हमने थर्ड यूनिट के जितने भी लेक्चर्स को अपलोड किया है अभी तक इस यूट्यूब चैनल पर, वो लेक्चर्स अभी हमारे थर्ड यूनिट को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। उसमें हमारे पास अभी 4-5 टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने के बाद ही हम कह सकते हैं कि हम अपने थर्ड यूनिट के लिए परफेक्ट रूप से तैयार हैं। ठीक है, लेकिन काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रहे थे कि सर थर्ड यूनिट को अब स्किप करिए, 4th एंड 5th यूनिट्स के लेक्चर्स को प्रोवाइड करिए। तो मैंने सोचा चलो भाई, आप सभी लोग जैसा डिमांड करते हैं वैसा ही आपको लेक्चर भी प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि थर्ड यूनिट बहुत कम हुआ है, थर्ड यूनिट भी सफिशिएंट है, लेकिन उसमें हाइड्रोजन हो गया, डाइबोरेन हो गया, ये सभी टॉपिक्स अभी बचे हैं। उसमें हमारे पास जेनॉन्स के फ्लोराइड्स हो गए, ठीक है, वो सभी टॉपिक्स अभी बचे हैं, तो उन पर हम किसी और लेक्चर में बात करेंगे। चलिए इस लेक्चर में हम अपने यूनिट 4 के 1 शॉर्ट लेक्चर पर बात कर लेते हैं, सभी टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। तो इसका नाम है हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो मैं यहाँ पर फिलहाल ट्रांजिशन एलिमेंट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो एक नए पेज से चीजों को लिखिएगा जिससे कोई भी दिक्कत की बात ना हो। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ही हम ऐसा भी कहते हैं कि ये हमारे पास है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स से ये कहलाते हैं। ओके, तो या फिर आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहिए या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहिए, बात एक ही है। ठीक है, तो ऐसा हम क्यों कहते हैं, इन पर अभी हम एक एक करके बात करेंगे, तो समझिएगा, ध्यान दीजिएगा चीजों को। ठीक है, देखो बच्चों, आप सभी के पास मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पीरियोडिक टेबल होगा। तो पीरियोडिक टेबल को मैंने पिछली बार भी समझाया था कि हमारे पास एक साइड एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, दूसरे साइड हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। ठीक है, मैं ऑलरेडी एस ब्लॉक एलिमेंट वाले लेक्चर में भी समझा चुका हूं और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट में भी समझा चुका हूं। डिजिटल बोर्ड होता तो अभी यहीं पर पीरियोडिक टेबल ही ओपन कर दिया जाता। ठीक है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जितने भी टॉपिक्स हम क्लियर कर सकते हैं विदाउट एनीथिंग, ठीक है, उतनी चीजों पर हम बात करेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैं समझाऊंगा। ठीक है, चाहे डिजिटल बोर्ड हो या ना हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें ज्ञान प्राप्त करना है। तो ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों, अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो उसमें यस ब्लॉक एलिमेंट को साइड रखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट को साइड रखिए। तो उसमें हमारे पास बीच में कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बीच में कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं और उन्हीं को ही एक्चुअली हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट रो में अगर बात किया जाए तो हमारे पास हाइड्रोजन होता है, उसके बाद हीलियम होता है। ठीक है, यहां पर हमारे पास लिथियम है, देन हमारे पास बेरिलियम है, उसके बाद हमारे पास सोडियम है, देन मैग्नीशियम है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? पोटेशियम है, कैल्शियम है। ठीक है, देन हमारे पास, अगर इसे मैं कुछ इस प्रकार से मतलब थोड़ा सा मैं बनाता चलता हूँ। ठीक है, वैसे मैं बहुत ज़्यादा पीरियोडिक टेबल को बनाऊंगा नहीं, बस थोड़ा सा समझाने के लिए, ओवरव्यू देने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो समझते हुए चलिएगा, परेशान मत होइएगा। मैं कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा उतना क्लियर मैं करने की कोशिश करता हूँ पॉइंट्स को। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर बात किया जाए, समझना इस बात को, अगर यहाँ पर बात किया जाए तो ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट रो है। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट रो है। ये हमारे पास क्या है? सेकेंड रो है। ये हमारे पास क्या है? थर्ड रो है। ठीक है, एंड ये हमारे पास क्या है? फोर्थ रो है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रो में केवल यस ब्लॉक एलिमेंट एंड इधर के हमारे पास जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो केवल आते हैं।
लेकिन जब हम फोर्थ रो की तरफ बढ़ते हैं, किस रो की तरफ, फोर्थ रो की तरफ जब हम बढ़ते हैं, ठीक है, तो हमारे पास यहां पर यस ब्लॉक एलिमेंट तो आ रहे हैं क्योंकि पोटेशियम कैल्शियम हमारे पास है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद हमारे पास आता है स्कैंडियम। देन हमारे पास, अभी इसमें हम पूरा बात करेंगे एक एक करके कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बात करेंगे। तो यहां पर हमारे पास स्कैंडियम से लेकर, मान लेते हैं यहीं पर हमारे पास जिंक आ जाता है, ठीक है, एंड इसके बाद हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं। तो मैं ऐसे कुछ इसे बना दे रहा हूं, ठीक है। सपोज करिएगा कि इधर हमारे पास क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको विजुअलाइज कर पा रहा हूँ, ठीक है, करा पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलना चाहता था, मैं ये बोलना चाहता था कि हमारे पास फोर्थ रो से ही कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स आते हैं जो कि यस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में इंटर करते हैं। क्या करते हैं, इनके बीच इंटर करते हैं। और ऐसे ही एलिमेंट्स को ही, जैसे अगर यहां पर बात किया जाए तो ये हमारे पास फिफ्थ रो आएगा, ठीक है, यहां पर ऐसे ही हमारे पास सिक्स्थ रो आएगा एंड ऐसे ही हमारे पास सेवंथ रो आएगा, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से होंगे। एंड देन यहां पर हमारे पास यस ब्लॉक के एलिमेंट्स तो रहेंगे ही रहेंगे एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी इधर रहेंगे ही रहेंगे। एंड देन यहां पर हमारे पास बीच में क्या आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी इंटर करते हैं, या फिर मैं कहूँ कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स इंटर करते हैं जैसे स्कैंडियम से जिंक हो गया, यट्रियम से हमारे पास, ठीक है, यट्रियम से हम, ठीक है। एंड देन हमारे पास यहाँ पर अगर बात किया जाए तो इसके बाद हमारे पास कौन सा एलिमेंट आता है, कैडमियम हो गया, डी ब्लॉक पर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आता है लैंथेनम, यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। लैंथेनम से हमारे पास एलिमेंट्स आता है Hg, जिसे हम मरकरी या फिर पारा कहते हैं। एंड देन हमारे पास यहाँ पर एक्टिनियम ग्रुप आता है, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास एक्सेप्शन है, तो हम चीज़ों पर बात करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पर हमारे पास यह पीरियोडिक टेबल क्या होता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो हमारे पास एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं जो यहीं से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो समझना इस बात को। इधर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है यस ब्लॉक के एलिमेंट्स, इधर क्या है, ये हमारे पास है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है, ओके, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, यस ब्लॉक के एलिमेंट, इधर हमारे पास क्या है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, और इनके बीच ही हमारे पास कुछ एलिमेंट्स लाई करते हैं जिनका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास n-1 d ऑर्बिटल क्या होता है, फिल होता है। या फिर मैं अभी n-1 का उपयोग नहीं करता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां पर समझिएगा कि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो डी ऑर्बिटल या डी सबसेल में क्या होता है, फिलअप होता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझना है और इस वजह से इन एलिमेंट्स को ही हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है कि हमारे पास ये जो एलिमेंट्स है स्कैंडियम टू जिंक, ठीक है, इस वाले पोर्शन पर अगर बात किया जाए तो ये हमारे पास किस में आ रहा है, फोर्थ रो में आ रहा है। यट्रियम से कैडमियम पर अगर बात करते हैं तो यह फिफ्थ रो में आ रहा है। लैंथेनम से अगर Hg पर बात करते हैं तो यह सिक्स रो में आता है। एंड एक्टिनियम वाला सीरीज जो कि हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे तो इसलिए इस पोर्शन को हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस के अंतर्गत भी नहीं है, ओके। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे पास फोर्थ रो में आ रहा है, ठीक है। पहला हमारे पास जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स स्टार्ट हो रहे हैं पीरियोडिक टेबल में वो फोर्थ रो से स्टार्ट होते हैं। लेकिन जब हम पढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे भी कि हमारे पास 3D एलिमेंट्स क्या है, 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, 4D ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, 5D ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, इन पर हम बात करेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम इन पर ही पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो 3D क्यों कहते हैं, इस पोर्शन को ही हम 3D कहते हैं। इस पोर्शन को यानी कि फिफ्थ रो वाले एलिमेंट्स को हम कहते हैं 4D, सिक्स रो वाले डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम कहते हैं 5D, क्योंकि इनमें जो हमारे पास लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका फिलअप, ध्यान दीजिएगा, उसका फिलअप होता है 3D 1 से लेकर 10 तक। इसमें अगर बात किया जाए तो ये 4D में 1 से लेकर 10 तक होता है। इसमें बात किया जाए तो 5D से लेकर 5D में 1 से लेकर 10 तक होता है। डी ऑर्बिटल कितने,
फिलअप करते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको हम 3D एलिमेंट्स कहते हैं, इसको 4D एलिमेंट्स कहते हैं, इसको 5D एलिमेंट्स कहते हैं। बच्चे कई बार यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि फोर्थ रो वाले एलिमेंट्स को हम 3D क्यों कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखो, d ऑर्बिटल में फिलअप हो रहा है, और कौन से सेल का, तीसरे सेल का d ऑर्बिटल फिलअप हो रहा है। भले ये फोर्थ रो में है, लेकिन ये पेनल्टीमेट सेल को फिलअप करते हैं। अब ये क्या होता है, अभी हम बात करेंगे, ठीक है। यहां पर अगर बात किया जाए तो ये हमारे पास फोर्थ सेल के डी ऑर्बिटल को फिल करते हैं, ये हमारे पास फिफ्थ सेल के डी ऑर्बिटल्स को फिलअप करते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैंने 2 वर्ड एक्स्ट्रा उपयोग किया है, तो उन्हें भी समझ लेते हैं। समझना इस बात को, यहां पर हमारे पास ये क्या है, एक न्यूक्लियस है, ठीक है। ये क्या है, एक न्यूक्लियस है। ये इसका यह पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, एंड ये हमारे पास क्या है, चौथा सेल है, ठीक है। हमने ये सपोज किया, तो समझना इस बात को। ये जो हमारे पास बाहर का सेल है, ठीक है, ये एकदम बाहर वाला सेल, इसे हम कहते हैं वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल कहते हैं। और इसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होंगे या उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे या फिर आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसके अंदर वाले सेल को हम क्या कहते हैं, पेनल्टीमेट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेनल्टीमेट सेल, ओके। एंड उसके भी अंदर यानी कि बाहर से हमारे पास जो दूसरा सेल होगा उसे हम कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल, ठीक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मतलब कि अगर ये वाला हमारे पास आउटर मोस्ट सेल जो है वो n है, तो हमारे पास जो पेनल्टीमेट सेल होगा वह n-1 होगा, एंड एंटी पेनल्टीमेट सेल जो होगा वह n-2 को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि सिमिलरली यहां पर बात कर लेते हैं फोर्थ रो में, तो फोर्थ रो में कितने होंगे सेल, 4 सेल होंगे। लेकिन यहां पर कौन सा सेल हमारे पास 3D वाले से, अगर d ऑर्बिटल में फिलअप पर बात किया जा रहा है तो यहां पर उसके अंदर वाला सेल फिलअप होता है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं, अपने अफबाउ रूल को भी पढ़ चुके हैं, बहुत सारे रूल को हम पढ़ चुके हैं अपने फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कि जब हमारे पास 1s2 पहले भरा जाएगा, फिर 2s2 भरा जाएगा, फिर 2s2 भरा जाएगा, फिर 2p भरा जाएगा, फिर 3s2 भरा जाएगा, फिर हमारे पास 3p भरा जाएगा, फिर उसके बाद 4s भरा जाएगा, एंड फिर हमारे पास आएगा 3d, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आएगा, 3d भरा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम पहले 4s को यहां पर भरेंगे, देन जब हम यहां पर पहुंचेंगे तो 4s तो भरा जाएगा, लेकिन उसके बाद के जो इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे वो किस में भरने लग जाएंगे, वो 3d में भरने लग जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कंफ्यूज नहीं हुए होंगे आप लोग। बहुत सारी चीजों को मैंने समझा दिया है, तो हो सकता है काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आमतौर पर टीचर बहुत छोटा करके इन चीजों को समझाते हैं, तो वहां पर ज्यादा बच्चे समझ नहीं पाते, ज्यादा चीजें याद करने लग जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर क्लियर हो चुकी हैं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो चलिए अब इसमें हम कुछ पॉइंट्स को लिखते हैं, उसके बाद हम आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कुछ चीजों को बताना चाहता हूं। आप सभी बच्चों को पता है कि हम आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अब आप सभी को अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कराने के लिए आप सभी के लिए पेड PDF यानी कि पेड नोट्स को लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप उन्हें परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जाइए और मैसेज करिए, वहां पर आपको सारे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग वहां से परचेस कर सकते हैं। एक और पॉइंट को यहां पर समझना, अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है। पहले चीजों को और भी मैं समझा देता हूं, उसके बाद लिखवाता हूं। देखो यहां पर अभी मैंने समझाया कि ये हमारे पास क्या है, या 3D है, या 4D है, या 5D है। उसके बाद हमारे पास ये 6D आएगा, ठीक है। 6D पर हमें बात करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम पहले 3D 4D 5D पर ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो समझना इस बात को, ये हमारे पास क्या है, 3D एलिमेंट्स होंगे। ये जो हमारे पास स्कैंडियम से जिंक तक अगर हम बात करते हैं, तो ये जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, इन्हें हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास 3D एलिमेंट्स हैं। 3D ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जा सकता है। ऐसे ही यहाँ पर हम 4D ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे, यहाँ पर 5D ट्रांजिशन एलिमेंट, इसे हम 6D ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। अच्छी बात हम कह रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है ना, काफी बच्चे इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में 2-3 नामों से पूछा जाता है। एक नाम तो ये भी पूछा जाता है कि ये तो 3D हम जानते हैं, अच्छी बात है, हम पढ़ लिए, लेकिन 3D ट्रांजिशन एलिमेंट को ही हम कहते हैं फर्स्ट रो ट्रांजिशन
एलिमेंट, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट को मैं शॉर्टली टीई लिख दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पर ही तो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट का पहला रो स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले तो हमारे पास एस ब्लॉक के एलिमेंट होते थे या तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते थे, लेकिन यहां पर अगर बात किया जाए तो यह पहला हमारे पास रो है जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट इंटर कर रहे हैं। वो बात अलग है कि इस पूरे पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो हमारे पास फोर्थ रो है, लेकिन इस वाले केवल इतने पोर्शन में अगर बात किया जाए, इन दोनों को हटा दीजिए, इस वाले पूरे पोर्शन पर अगर बात किया जाए तो यह पहला हमारे पास रो है, फर्स्ट रो है, ये हमारे पास सेकेंड रो है, ये हमारे पास थर्ड रो है, ठीक है, एंड ये हमारे पास क्या है, फोर्थ रो है। तो इसलिए इसको हम फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज कहेंगे या फिर फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज कहेंगे। ऐसे ही यहां पर हमारे पास सेकेंड रो ट्रांजिशन सीरीज कहेंगे, ये हमारे पास थर्ड रो ट्रांजिशन सीरीज कहेंगे, ऐसे ही ये हमारे पास फोर्थ रो ट्रांजिशन सीरीज कहेंगे, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है थर्ड रो ट्रांजिशन सीरीज, सॉरी 3D ट्रांजिशन सीरीज क्या है, या फिर आपसे पूछा जाता है फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज क्या है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, बात एक ही बोली जा रही है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब चलिए यहां पर कुछ पॉइंट्स को लिखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ इनके। तो अब चलिए यहां पर कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करिएगा। मैं यहां पर बता रहा था कि आप सभी को डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट का हम डिफिनीशन लिख लेते हैं कि इन दीज एलिमेंट्स, ठीक है, ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं, इन दीज एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स, ठीक है, क्या होते हैं, जो बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंटर करते हैं, इंटर्स इन डी ऑर्बिटल, ठीक है, इंटर्स इन डी ऑर्बिटल ऑफ द पेनल्टीमेट सेल, ठीक है, पेनल्टीमेट सेल, ठीक है। समझना इस बात को, मैं ऑलरेडी आपको समझा ही चुका हूं कि पेनल्टीमेट सेल क्या होता है। तो हमारे पास ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स इंटर करते हैं, ठीक है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है अगर वह डी ऑर्बिटल में इंटर करते हैं, ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये हम 11-12 तक पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब लेवल बढ़ रहे हैं तो इसमें हम कुछ और भी पॉइंट्स को इंक्लूड करते चलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट इंक्लूड किया कि पेनल्टीमेट सेल, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि वैलेंस सेल में नहीं फिलअप होगा। यहां पर हम वैलेंस सेल के अंदर वाले पहले सेल पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसे हम पेनल्टीमेट सेल कह रहे हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है दैट इज कि द लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन n-1 डी ऑर्बिटल, ठीक है, n-1 ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, n-1 डी ऑर्बिटल में यह क्या कर रहा है, फिलअप हो रहा है, ठीक है। एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा क्या वहां तक आया है स्क्रीन में या नहीं, उसके बाद हम बात करते हैं। थोड़ा सा मतलब बाहर हो रहा है, ठीक है, तो बाहर हो रहा है तो इसको हम इधर लिख दे रहे हैं, ओके। इन क्या है, इन n-1 डी सेल, ठीक है, डी ऑर्बिटल, ओके, इसमें हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बात तो आप लोग समझ चुके हैं। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसलिए लिख लीजिए दीज एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं, ट्रांजिशन, सॉरी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। अगर ठीक है, इतने पहले पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद हम बात करते हैं। उसके बाद लिखिएगा कि दीज एलिमेंट्स, यानी कि जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, दीज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड,
ठीक है, ये क्या होंगे, ये प्लेस होंगे, आर प्लेस्ड इन द मिडल, ठीक है, इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, क्या होंगे, पीरियोडिक टेबल के मिडिल में ये क्या होंगे, प्रेजेंट होते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इसके बारे में। या फिर आप कह सकते हैं दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि बिटवीन यस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, ठीक है, यस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच में यह प्रेजेंट होते हैं। हम ऑलरेडी इस पर बात कर चुके हैं, अभी हमने पूरे पीरियोडिक टेबल को ही बनाकर दिखाया है, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड, ठीक है, आर आल्सो कॉल्ड, इनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमने इन्हें बोल दिया, ठीक है। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन ये है बिकॉज द प्रॉपर्टी, ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स, ठीक है, इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है, इन एलिमेंट्स की मतलब क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है, जो प्रॉपर्टी होती है आर इंटरमीडिएट, ठीक है, आर इंटरमीडिएट बिटवीन यस एंड पी ब्लॉक, ठीक है, यस एंड पी ब्लॉक। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने क्या बोला, मैंने यह बोला कि हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो ऐसा देखा गया है कि यस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बीच में ही लाई करते हैं, ठीक है। और ट्रांजिशन एलिमेंट को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डी ऑर्बिटल में फिलअप होते हैं, ठीक है, या फिर एंटर करते हैं, ऐसे भी कहा जा सकता है। इसलिए इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं और इसलिए इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और यह भी बात हम जानते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो पूरे पीरियोडिक टेबल में एकदम मिडिल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने समझ लिया है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान यह देना है कि हमने अभी देखा कि इसमें 3D, 4D एंड 5D एलिमेंट्स पर हमें बात करना है, ठीक है, अच्छी बात है। तो हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम 3D ट्रांजिशन सीरीज पर बात करेंगे, उसके बाद हम 4D एंड 5D ट्रांजिशन एलिमेंट पर बात करेंगे। 4D, 5D ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 3D ट्रांजिशन एलिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इससे जितने भी हमारे पास प्रॉपर्टीज पूछे जा सकते हैं उन सभी पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, पहले 3 चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम कुछ और भी पॉइंट्स पर हेडिंग देते हैं और उसके बाद बात करना शुरू करते हैं। तो अब चलिए अगले पॉइंट्स पर हम बात करते हैं। आप लोग अगला हेडिंग दीजिएगा, ठीक है। हमने डी ऑर्बिटल्स में यहाँ पर चीजों पर बात करना शुरू किया है, तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं 3D ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। 3D ट्रांजिशन एलिमेंट भी लिखा जा सकता है या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं 3D सीरीज एलिमेंट्स, ठीक है। तो 3D ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से पूछा जाता है अक्सर, तो इसलिए मैं इस पर बात कर लेता हूं, ठीक है। या फिर इसी को ही दूसरा नाम भी दिया जाता है फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं, ओके। तो ट्रांजिशन सीरीज, ये 2 नामों से अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो इन दोनों नामों को ध्यान में रखना है और इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज पूछे जाते हैं इन पर हम बात करेंगे। पहले तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में अभी मैंने आपको सारी चीजें लिखवा दिया। उसके बाद आपसे बोला जाता है कि 3D ट्रांजिशन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रॉपर्टीज पर बात करिए। तो उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज के नाम मेंशन रहते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत कम पूछा जाता है लेकिन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर, और इसी के बेस पर ही सारी चीजें डिसाइड होते हैं, इसलिए हम सबसे पहले हेडिंग देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला पॉइंट ये हमें डिस्कस करना है। वैसे ये नहीं पूछा जाता, बहुत रेयर चांस होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए, ठीक है, लेकिन इसको अगर हम नहीं समझेंगे, इसके बारे में नहीं जानेंगे, तो हम कभी भी एग्जाम में कुछ भी नहीं लिख सकते इससे रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही हमारा फंडामेंटल थिंग है जो कि केमिस्ट्री को डिस्कस करने में सहायता करता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है स्कैंडियम से, ठीक है, तो मैं यहाँ पर नाम लिखता चलता हूँ, स्कैंडियम। और ध्यान रखिएगा, इसमें अगर पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो उनके नाम भी पूछे जाते हैं, तो आपको नाम भी लिखना रहेगा। स्कैंडियम का रिप्रेजेंटेशन SC, ठीक है, स्कैंडियम हो गया। उसके बाद टाइटेनियम आता है, ठीक है, तो टाइटेनियम हो गया हमारे पास। ओके, टाइटेनियम का क्या होता है? TI, अच्छा, ठीक है, तो TI हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है वैनेडियम, तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा V, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है वैनेडियम के बाद क्रोमियम, ठीक है, तो क्रोमियम, ओके, क्रोमियम होता है, ठीक है, सही है, क्रोमियम, ठीक है, तो क्रोमियम का हमारे पास होता है Cr। उसके बाद हमारे पास आता है क्रोमियम के बाद मैग्नीज, ठीक है, तो मैग्नीज में हमारे पास Mn होता है। ओके, मैग्नीज के बाद हमारे पास आता है आयरन, आयरन का होता है Fe, ठीक है। आयरन के बारे में तो आप सभी बच्चों को पता ही है, लोहा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो आयरन हो गया, Fe हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है, आयरन के बाद आता है कोबाल्ट, ठीक है, तो कोबाल्ट हो गया, तो कोबाल्ट का CO होता है, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या कहते हैं, कोबाल्ट के बाद आता है निकिल, ठीक है, तो NiCl होता है ना, NiCKl होता है, क्या होता है? NiCKle, ठीक है, तो निकिल का हमारे पास होता है Ni। ओके, उम्मीद करता हूँ स्क्रीन में आप चीजें आ रही होंगी। निकिल के बाद हमारे पास आता है कॉपर, तो यहाँ पर हमारे पास कॉपर का होता है Cu। उसके बाद हमारे पास आता है जिंक, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जिंक हो गया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया Zn। उम्मीद करता हूँ स्क्रीन में आ रहा होगा, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा स्क्रीन में आ रहा है या नहीं, नहीं तो मुझे चीज़ों को ऊपर खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ, स्क्रीन में तो आ रहा है लेकिन मुझे थोड़ा ऊपर करना ही पड़ेगा, ठीक है, चलो मैं ऊपर कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। और सारी चीज़ें सही है ना? कोई दिक्कत की बात अगर लग रही होगी तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ स्क्रीन आप सभी को क्लियर दिख भी रहा होगा, ठीक है, सही है। तो ठीक है, मैं इसे इरेज करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर मैं कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें नीचे चली जाएंगी तो वो दिखने में दिक्कत करेंगी। तो स्कैंडियम का होता है हमारे पास SC, टाइटेनियम का होता है TI, वैनेडियम का होता है V, क्रोमियम का होता है Cr, मैग्नीज का होता है Mn, आयरन का होता है Fe, कोबाल्ट का होता है CO, निकिल NiCKel होता है, ठीक है, निकिल का हमारे पास होता है Ni, कॉपर का होता है Cu एंड जिंक का होता है Zn, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर बात किया जाए तो आप सभी बच्चों को तो ये तो याद ही करना रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 30 है, यहाँ पर होता है 29, यहाँ होता है 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22 और 21, ठीक है। हर एक टीचर कहता है कि आप सभी को 30 तक तो याद ही रहना चाहिए, तो आपको याद होना ही चाहिए। अगर नहीं याद है तो ऐसे उल्टे क्रम में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी एक तरीका है लिखने का, ठीक है। अगर उल्टे क्रम में लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है जिंक का 30 ही होता है, तो आप उल्टा लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ स्कैंडियम का 21 ही है, ठीक है। या फिर आपको डाउट है कि 21 से शुरुआत होगा या फिर 22 से, तो आप लिखिए, उसके बाद देखिए जिंक क्या 30 पर समाप्त होता है, ठीक है। वैसे ये तो मतलब बच्चों वाली बात हो गई, क्योंकि हमें तो 30 तक तो मिनिमम याद ही करना पड़ता है, ठीक है, इंटर तक। लेकिन जब ग्रेजुएशन में आप पहुंच जाते हैं तो पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर लीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिट देता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब हम शुरुआत करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, ठीक है। तो हमारे पास 4th सीरीज है, तो यहाँ पर हमारे पास कहाँ से शुरुआत होगा? पहले हमारे पास पहला हमारे दूसरे में आता है हीलियम, तीसरे में आता है नियॉन और चौथा में आता है हमारे पास आर्गन, ठीक है। तो हमारे पास ये Ar से शुरू होगा, तो यहाँ पर भी Ar, यहाँ पर भी Ar हमारे पास आएगा। एंड स्कैंडियम पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आता है पहले 4s2 एंड 3d1 आएगा, ठीक है।
देन हमारे पास ऑर्गन के बाद हमारे पास 4s2 3d2 आएगा। देन यहाँ पर हमारे पास आर्गन एंड देन हमारे पास यहाँ पर आएगा 4s2 एंड यहाँ पर आएगा 3d3 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आर्गन एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 4s एंड 3d। तो 3d में अगला 4 आएगा, लेकिन हाफ फील्ड स्टेबल होता है इसलिए यहाँ पर 3d 5 हो जाता है और 4s 1 हो जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास आर्गन आता है एंड यहाँ पर हमारे पास 4s 2 इस बार हो जाता है और 3d 5 ही रहता है, यहाँ पर 6 नहीं बनता, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आर्गन आया, यहाँ पर हमारे पास 4s 2 ही रहेगा, यहाँ पर 3d 6 हो जाएगा। देन यहाँ पर हमारे पास आर्गन आया, यहाँ पर हमारे पास 4s 2 है एंड 3d 7 हो जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास आर्गन आया, ये हमारे पास निकल का कॉन्फ़िगरेशन में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 4s 2 हो गया एंड यहाँ पर 3d 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम कॉपर पर बात करते हैं तो यहाँ पर आर्गन आया एंड यहाँ पर हमारे पास 4s 1 फिर से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगला इलेक्ट्रॉन जो इंटर करेगा वो 9 करेगा और इसको हाफ फील्ड बनाते हुए या फुल फील्ड बन जाता है तो 3d 10 बन जाता है, ठीक है। देन हमारे पास अगर जिंक पर बात किया जाए तो यहाँ पर आर्गन आया, यहाँ पर हमारे पास 4s 2 हो जाएगा एंड ये हमारे पास 3d 10 हो जाएगा। अब इन पूरे एलिमेंट्स में अगर ध्यान दिया जाए तो हमारे पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ इंटर कर रहा है, वो d ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है, इसलिए इसको हम d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और साथ ही साथ अगर ध्यान दीजिए तो इसमें हमारे पास तीसरे वाले सेल के d ऑर्बिटल में लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का फिलअप हो रहा है, इसलिए हमारे पास इसे हम कहते हैं 3d ट्रांजिशन सीरीज। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब आपको कौन सा ऐसा पॉइंट है जो ध्यान रखना है, जो आपसे पूछा जाता है। एक तो आपसे टाइटेनियम पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाता है वैनेडियम, ठीक है। इनमें पूछा जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट को रेफरेंस में रखते हुए। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका पूछा जाता है, वो है क्रोमियम पर, जिसमें 4s1 इंटर करेगा। 4s1 इसमें भी इंटर कर रहा है कॉपर में, तो इसलिए इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये 4 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होना ही चाहिए और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें तो आपको नाम भी याद करना है, ठीक है। वैसे 30 तक तो आमतौर पर बच्चे याद ही करते हैं, ठीक है, इंटर तक ही। तो अभी तो आप लोग ग्रेजुएशन में पहुंच चुके हैं, तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बात कर लिया, ओके। सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया है। तो अब चलिए यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। वैसे मैंने पहले सोचा कि इसमें एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई के बारे में पढ़ा दूं, लेकिन उससे क्वेश्चंस बनते ही नहीं है, कभी भी पूछा भी नहीं गया है, तो इसलिए मैं उस पोर्शन को स्किप कर रहा हूँ। बस इतना ध्यान रखना, चीज़ों को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो सही रहेगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि अभी तक जब हम यस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के बारे में जब पढ़े थे तो वहां पर हम ग्रुप पर बात कर रहे थे, यानी कि अप टू डाउन हम जा रहे थे, ठीक है। लेकिन जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट पर बात करेंगे या फिर जब हमारे पास एफ ब्लॉक के एलिमेंट आएंगे जिसमें हम लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स पर बात करते हैं, तो उसमें हम पीरियड में बढ़ते हैं, यानी कि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जबकि ग्रुप में अप टू डाउन जाते थे, ठीक है। तो ये पहले कॉन्सेप्ट रखना, दिमाग में बैठा रखना कि हम यहां पर लेफ्ट टू राइट बात करेंगे, अप टू डाउन नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट हम ग्रुप में नहीं बात कर रहे, अब हम पीरियड में बात कर रहे हैं। तो यहां पर इसका कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। और यह बात हम ऑलरेडी जानते हैं, अपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जब हम ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो हमारे जो एटॉमिक रेडियाई होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। और जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे एटॉमिक रेडियाई जो होते हैं वो सिकुड़ते चले जाते हैं, यानी कि छोटे होते चले जाते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियस का पावर बढ़ता चला जाता है और वहाँ आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों को तेजी से अट्रैक्ट करने लग जाता है, क्योंकि सेल की संख्या नहीं बढ़ती बल्कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, ठीक है। ये बात हमें पता है, ओके। लेकिन यहाँ पर इसका बिल्कुल भी ये भी मतलब नहीं है कि हम जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हर एक एटम का साइज पिछले वाले एटम से छोटा ही होता चला जाएगा, ये भी कंपलसरी नहीं होता,
क्योंकि उसके पीछे का भी बहुत सारा रीजन है। तो उन सभी रीजन्स पर हमें फिलहाल एटॉमिक रेडियाई अगर टॉपिक हम डिस्कस करते तो वहां पर बताते, लेकिन अभी टॉपिक हमारे पूछा नहीं जाता तो हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा रहे हैं, तो ये बातें थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो यहाँ पर हेडिंग दीजिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। एटॉमिक रेडियाई अगर हमें जरूरत पड़ेगी आगे चलते हुए किसी टॉपिक में तो मैं एटॉमिक रेडियाई को भी डिस्कस कर दूंगा, लेकिन फिलहाल हम उसे स्किप कर रहे हैं। ठीक है, अब अपना अगला हेडिंग दीजिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट को वैसे तो थोड़ा सा मैं अगर समझाना, चलो छोड़ते हैं उसे, क्योंकि अभी ज़्यादा चीज़ों को मैं समझाऊंगा तो लेक्चर बड़ा होने लग जाएगा और फिलहाल हमारे एग्जाम से बहुत करीब है। मैं सोच रहा हूँ वन शॉट में ही चीज़ों को कवर करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर समझना, ये मैंने स्टार बनाया था पिछले लेक्चर में, मैंने बताया था कि ये क्यों याद करना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर चीज़ों को समझो। हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट पर जब बात कर रहे हैं तो कैसे इन चीज़ों को समझेंगे। देखो, पहले तो समझो इस बात को कि अब ऑक्सीडेशन स्टेट में अभी रुक जाना, जब मैं बताऊंगा तभी लिखना है। ठीक है, जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट में बात कर रहे हैं तो हम जब स्कैंडियम से मैग्नीज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, स्कैंडियम से मैग्नीज की तरफ बढ़ते हैं, तो हमेशा याद रखना कि यहां पर एक ही कॉन्सेप्ट उपयोग होगा, और वह कॉन्सेप्ट यह है कि पहले 4s के इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, उसके बाद 3d के इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या रिलीज होगा, 4s के इलेक्ट्रॉन, देन हमारे पास 3d के इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ठीक है, तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट केवल आपको क्या करना है, यही मैग्नीज तक ही अप्लाई करना है। उसके बाद में जो हमारे पास दूसरे कॉन्सेप्ट्स उपयोग होने लगते हैं, और यहां पर इस बात का भी ध्यान रखना, समझना इस बात को, मैं थोड़ा सा समझाता हूं। यहां पर अगर बात किया जाए तो हमारे पास 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। 3d में अगर बात किया जाए तो 5 हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं, ये 1 2 3 4 हो गया, एंड ये हमारे पास 5 हो गया। तो इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट पर बात करते हैं तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकते हैं, तो इसलिए इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। यहां से 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकता है और ये दोनों 3 मिला बना देंगे, तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो स्कैंडियम होगा वह क्या कर सकता है, वह +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ऐसे ही सिमिलरली यहां पर भी हम कॉन्सेप्ट उपयोग करेंगे, तो यहां पर भी हमारे पास 2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड यहां पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, +2। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनमें अगर +2 एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया जाता है तो वो केवल और केवल 4s के इलेक्ट्रॉनों के रिलीज होने से ही शो किया जा सकता है। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और जब +1 या +2 के बाद के ऑक्सीडेशन स्टेट पर बढ़ते हैं, यानी कि +3 +4 +5 +6 +7 अगर हम बढ़ते हैं, तो उस सिचुएशन में वो d इलेक्ट्रॉनों को भी इंक्लूड करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये बातें थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो पहले मैग्नीज तक का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर +2 हो गया, देन यहां से भी 1 इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज होता है तो ये +3 भी शो कर सकता है, एंड अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर +2 +3 +4 हमारे पास आएगा। ठीक है, एक बात और मैं समझा देता हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हमारे पास वैलेंसी में भी डिफरेंस होता है। ठीक है, ये मत समझ लीजिएगा कि इसका जितना वैलेंसी हो उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ये कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं इन दोनों का क्या डिफरेंस होता है मैं समझाने में थोड़ा समय मतलब यूटिलाइज नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट ही बात करने वाला हूँ, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग चाहें तो किसी वीडियो में मैं बता दूंगा, या फिर आप सिंपली कहीं पर भी सर्च करके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर बात किया जाए तो यहां पर भी ये +2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये +2 मैंने लिख दिया। यहां से 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो +3 भी हो जाएगा, एंड यहां से एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया तो +4 हो जाएगा, एंड यहां से 3 और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, नेचर में हम इसके बेसिस पर बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बेस पर ऑक्सीडेशन स्टेट मिलते जा रहे हैं। ठीक है,
लेकिन जब हम नेचर में बात करते हैं तो हमारा जो कंपाउंड होता है, ठीक है, वो जो हमारा एलिमेंट होता है वह जिस फॉर्म में भी किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग ही इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को भी हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ओके, समझना इस बात को। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि हम एक और चीज कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं ना कर रहा हूं, ठीक है, मैं सोच रहा हूं थोड़ा अच्छे से सही से बताऊं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। जैसे अगर बात किया जाए तो कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, सॉरी, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर सपोज कर लेते हैं वैनेडियम पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऐसे ही शो करते हैं। लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि इसका जो +4 ऑक्सीडेशन है वह क्या है, अनस्टेबल की कैटेगरी में है, यानी कि इसमें बहुत कम मात्रा में कंपाउंड पाया जाता है। इस फॉर्म में जो यह एलिमेंट है यह बहुत कम मात्रा में कंपाउंड में पाया जाता है इस ऑक्सीडेशन स्टेट वाले पॉइंट पर, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आप जब बुक में ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसे ब्रैकेट बना दिया जाता है, ठीक है, जो यह बताता है कि यह बहुत ही कम मात्रा में पाया जाएगा या फिर यह बहुत ही लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है। लेकिन हम फिलहाल उस पर नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बुक पढ़ते हैं तो वहां पर जब ब्रैकेट देखिएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये मिस्टेक नहीं है, ये सही चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। एंड यहां पर अगर बात किया जाए तो क्रोमियम पर बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास ध्यान दीजिएगा कि S के पास एक इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, तो इसलिए यहां पर +1 भी ऑक्सीडेशन स्टेट बन सकता है, ठीक है। एंड यहां पर अगर बात किया जाए तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो यहां पर हमारे पास कितना बन जाएगा, +2 भी बन सकता है, +3 भी बन सकता है, +4 भी बन सकता है एंड +5 भी बन सकता है एंड 5 और ये 6 मिलकर क्या बनाएंगे, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने बात कर लिया क्रोमियम पर, तो मैग्नीज की बारी आ चुकी है। यहां पर 2 है तो मिनिमम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो सकता है एंड मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 5 2 7, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं एंड यहां पर +3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो ही सकता है, समझ गए हैं, +4 भी होगा, समझ गए हैं इस बात को, +5 भी होगा, +6 भी होगा, ठीक है। अब तो समझ चुके हैं, कोई दिक्कत की बात तो नहीं होनी चाहिए, +6 भी होगा एंड +7 भी होगा, ठीक है, ओके। मैंने थोड़ा गलत तो नहीं ना किया कहीं, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ओके, अच्छी बात है, ठीक है, सारी चीजें परफेक्ट चल रही है, ठीक है। तो जब हम मैग्नीज तक बात करते हैं तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट उपयोग करते हैं कि हमारे पास S ब्लॉक में 2 एलिमेंट है या 2 इलेक्ट्रॉन है या 1 इलेक्ट्रॉन है और D ब्लॉक में भी हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे कि अगर बात किया जाए इसमें, ठीक है, मैग्नीज वाले केस में बात करते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन है D ब्लॉक में, तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, पांचों इलेक्ट्रॉन जो D ब्लॉक में प्रेजेंट है वो क्या है, अनपेयर्ड है, क्या है, अनपेयर्ड है। तो इस वजह से ये इतने ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर पा रहा है क्योंकि 5 वहां से हो जा रहे हैं, 2 यहां से हो जा रहे हैं। लेकिन जब हम यहां पर बढ़ते हैं, जैसे आयरन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आयरन में जब हम पढ़ते हैं तो D ब्लॉक में एक और इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है जो कि कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो इसमें अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट पर जब बात करते हैं तो यह क्या करेगा, 2 यहां से शो कर सकता है S ब्लॉक से, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, ठीक है। एंड अगर यहां पर बात किया जाए एक और इलेक्ट्रॉन को हम इंक्लूड करते हैं तो +3 भी शो कर सकता है, ठीक है। एक और इलेक्ट्रॉन को हम इंक्लूड करते हैं तो यह +4 भी शो कर सकता है, ठीक है। एक और इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड कर लेते हैं तो यह, ध्यान रखिएगा, अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट, इसलिए मैंने बोला था कि यहां पर वो वाला कॉन्सेप्ट फेल होने लग जाता है। कई ऐसे कंपाउंड भी देखे गए हैं कि आयरन जो होता है वो उसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करता है लेकिन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को नहीं शो करता किसी भी कंपाउंड में, ठीक है। तो यहां पर एक अलग कॉन्सेप्ट उपयोग होगा और यहां पर उस कॉन्सेप्ट पर हम डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, बस आपको ये थोड़े पॉइंट्स को ध्यान रखना है, थोड़ा याद भी करने की कोशिश करना पड़ेगा, ठीक है। अगर डिटेल लेक्चर होता, केवल ऑक्सीडेशन स्टेट पर एक टॉपिक का लेक्चर होता तो सारी चीजें मैं समझाने की कोशिश भी करता और आपको समझ में भी आता, लेकिन यहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट फेल होने लगता है, तो इसलिए मैंने इस चीज को मेंशन यहाँ पर किया है, ठीक है। ऐसे अगर यहाँ पर बात करते हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए,
तो यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 3 यहाँ से 2 यहाँ से, ठीक है। तो यानी कि यह क्या कर सकता है, यह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है, एंड प्लस 3 यहाँ से और 2 यहाँ से, ठीक है। तो यह प्लस, एक मिनट कुछ मिस्टेक तो नहीं ना होगा, ठीक है, नहीं यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो यह +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर इस बात को समझ रहा, मैं यहाँ पर एक अलग कॉन्सेप्ट अभी इंट्रोड्यूस होगा तो यहाँ पर समझ रहा है इस बात को। देखो बच्चों, यहाँ पर अभी तक हम क्या करते आ रहे थे कि हम अभी तक इसमें जब ये हाफ फील्ड बन रहा था, मैग्नीज तक जब हम बात कर रहे थे तो ये हाफ फील्ड बन रहा था, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड थे, तो वहां पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को उसके बेस पर डिटरमाइन कर ले जा रहे थे, ठीक है। लेकिन जब यहां पर हमारे पास डबल डबल इलेक्ट्रॉनों का फिलिंग स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो इस सिचुएशन में जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट पर बात करते हैं तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो यस ब्लॉक के एलिमेंट की वजह से हो गया, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इस वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ है, ठीक है। हम आयरन पर बात कर रहे हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास दूसरे किसी एलिमेंट का है। जैसे अगर यहाँ पर बात करते हैं कोबाल्ट पर, कोबाल्ट को भी समझा देता हूँ कि अगर यहाँ पर जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 4s की वजह से है, एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी वजह से है, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन मिलकर 4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर ले जा रहे हैं। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब यहां पर समझना। अब यहां पर अगले पॉइंट पर अगर बात करते हैं तो इसमें भी ऐसा एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया कि यह +2 +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, ठीक है। अगर यहां पर बात करते हैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए यह +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो कर सकता है, या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करता है, ठीक है। एंड यहां पर बात करते हैं तो ये हमारे पास डी ब्लॉक जो है वो पूरी तरीके से फिल हो चुका है, तो केवल यस ब्लॉक के ही एलिमेंट रिलीज हो सकते हैं या फिर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसलिए यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे इस बात को, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इरेज कर देता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बस आपको समझाने के लिए मैंने बताया है, ठीक है। उसके बेस पर मैंने मैग्नीज तक का कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है। उसके बाद के अलग अलग कॉन्सेप्ट उपयोग होने लग जाते हैं, तो उन चीज़ों पर हम बहुत ज़्यादा बात नहीं किए हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर मैं एटॉमिक नंबर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए तो इसे एक बॉक्स डायग्राम में भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बॉक्स डायग्राम अक्सर पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट का बॉक्स डायग्राम बताइए या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बॉक्स डायग्राम बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिएगा। ये सारी चीज़ें हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखने के लिए भी हैं, लेकिन उन सभी चीज़ों को मैंने अपने पेड नोट्स में रखा है। तो अब चलिए बात करते हैं कलर पर, ठीक है। कलर मतलब क्या, कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। अक्सर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो लॉन्ग आंसर में आपसे, जैसे मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, वैसे ही तीसरा पॉइंट भी मेंशन किया जाता है कलर, ठीक है। तो वहां पर आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कलर के बारे में बताना रहता है कि कौन कौन से हमारे पास आयंस बनते हैं, तो उनके कौन कौन से कलर होते हैं, ठीक है। एंड दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है कि 2 आयन दे दिए जाते हैं, जैसे कि अगर सपोज किया जाए तो Fe++ दे दिया जाएगा और V++ दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें बोला जाएगा कि जो हमारे पास V++ है, ठीक है, उसके लिए अगर हम बात करते हैं तो उसका कलर ग्रीन होता है, उसके जो भी कंपाउंड्स बनेंगे उनके जो कलर होंगे वो क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। लेकिन जो हमारे पास Sc++ है वो क्या होता है, एक कलरलेस कंपाउंड बनाता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है वो आपको बताना रहता है। तो ये 2 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। जो दूसरा प्रकार मैंने बताया वो वेरी शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है, और ये जो मैं अभी बताने वाला हूं ये हमारे पास लॉन्ग आंसर में ही पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि करके चीजों को समझते हैं, यहां पर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं। तो आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग दे दीजिएगा कि कलर, और यहां पर ध्यान दीजिए कि हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है,
कॉन्सेप्ट यह है कि जो भी कंपाउंड्स हमारे एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स से बने होते हैं उनमें से ऑलमोस्ट सभी कंपाउंड्स, लगभग सभी कंपाउंड्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने ये लिखवा दिया, क्योंकि वैसे अगर आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखवा दिया कि जितने भी एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट से बने हुए कंपाउंड्स होते हैं वो कलरलेस ही होते हैं। एंड अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स से बने हुए कंपाउंड पर बात करते हैं तो वो अक्सर देखा जाता है कि वो कलर ही होते हैं, यानी कि कलरफुल होते हैं। ठीक है, कोई नीला होगा, कोई पीला होगा, कोई हरा होगा, कोई लाल होगा। ठीक है, बहुत कम ही ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कलरलेस पाया जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स को लिखवाया, कुछ आयंस पर हम बात कर रहे हैं जो कि अक्सर आप सभी को याद भी करना चाहिए क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो यहां पर मैंने एक कॉलम में आयंस को रख दिया, दूसरे कॉलम में मैंने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रखा है। ठीक है, इसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को मैंने यहां पर रख दिया। एंड कॉम्प्लेक्स कौन कौन से बनेंगे, साथ ही साथ उनके कौन कौन से कलर होंगे, इस पर हमने यहां पर बात करना शुरू किया। ठीक है, अब यहां पर समझना और इस बात को बहुत ही बखूबी समझना, क्योंकि यहां पर एक ही कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझ में आने वाला है और एक ही कॉन्सेप्ट है जो हम समझा भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सारी चीजें याद ही करनी पड़ेंगी, तो इसलिए मैं जो भी यहां पर बोलने वाला हूं उसे ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट ये समझ लीजिए कि जब हम आयन पर बात कर रहे हैं, ठीक है, आयंस पर जब हम बात कर रहे हैं तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो चुके हैं, डोनेट हो चुके हैं। ठीक है, अब जब वो डोनेट कर चुका है तो हमें पता है कि पहले एस ब्लॉक के एलिमेंट निकलेंगे 4s वाला। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 3d वाले एलिमेंट्स रिलीज होंगे। ओके, तो अब यहां पर 4s को तो हम पहले छोड़ देंगे। ठीक है, 4s से हमारा कलर डिटरमाइन नहीं होता, पहली बात तो ये। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी, और ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है तो हमारे पास डी ब्लॉक से ही इनके कलर डिटरमाइन भी होंगे। ठीक है, तो डी ब्लॉक पर ही सारी बातें होंगी, तो अच्छे से सुन लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट में समझना क्या है, समझना यह है कि जब हम इनका आयंस बनाते हैं, जैसे Sc ट्रिपल प्लस, स्कैंडियम का ट्रिपल प्लस हमने बनाया। ठीक है, तो यानी कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास 4s से निकल गए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d1, यही तो होता है। तो उसमें से हमारे पास 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकले और एक हमारे पास 3d के निकल गए, तो बचे कितने, 3d जो हमारे पास ऑर्बिटल है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन बचे। और इस सिचुएशन में हमारा जो 3d ऑर्बिटल है वो क्या है, कंप्लीटली इनकम्प्लीटली है, इनकम्प्लीट है, ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये वैकेंट है। सुटेबल वर्ड ये है कि हमारा जो 3d ऑर्बिटल है ये वैकेंट है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 0 हो गए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन ही नहीं प्रेजेंट है, तो ये तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 हो गई। तो इससे जो बना हुआ हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं Sc का 2 टाइम्स ऊपर ट्रिपल प्लस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो है वो आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर लिखते हैं तो नंबर बढ़ जाता है और इसलिए मैंने इसे लिखवा दिया। ठीक है, तो अब यहां पर अगर बात किया जाए कि इसमें हमारे पास इसका क्या कलर होगा, तो ध्यान रखिएगा जितने भी ऐसे हमारे पास 3d ऑर्बिटल हैं जो कि वैकेंट होंगे, जिनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, उसका चाहे कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन जाए वो हमेशा कलरलेस ही होता है। ठीक है, उसमें कोई भी कलर नहीं पाया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात कर लेते हैं Ti4+। अब इसमें अगर हम इसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बात करते हैं तो 3d 0 हो जाएगा, 4s 0 है ऑलरेडी, उससे फर्क नहीं पड़ता, 3d पर हमें बात करना है। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर भी 3d 0 हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास 3d ऑर्बिटल है वो क्या है, वैकेंट है। अब जब 3d ऑर्बिटल वैकेंट है तो हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे, इससे यह बना एक कॉम्प्लेक्स है, तो यह भी क्या होगा, यह भी एक कलरलेस ही होगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यह भी क्या होगा, एक कलरलेस ही होगा। तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आया क्या, कि जब हमारे पास 3d ऑर्बिटल वैकेंट होगा, कोई भी आयन हमारे पास बने, अगर वह वैकेंट है तो वह हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो सभी कॉम्प्लेक्स कलरलेस ही होंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे पॉइंट में आपको
चीज़ें याद ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर कोई और लॉजिक काम नहीं करता। और ये बात है कि यहाँ पर जब हम Ti++ लिए तो इसके 3d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसलिए हमारे पास जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक ही बचे। तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास यह कॉम्प्लेक्स बना है TiH2O का 6 टाइम ट्रिपल या एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना है, तो इसका जो कलर होता है यह वायलेट होता है। ठीक है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था। ठीक है, V++ पर बात करते हैं तो यहाँ पर 3d2 बचेगा, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं। तो इस सिचुएशन में हमारे पास यहाँ पर जो कंपाउंड मिल रहा है वो क्या है, VH2O का 6 टाइम ट्रिपल+, एंड यहाँ पर जो हमारे पास कंपाउंड बन रहा है वो ग्रीन बन रहा है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो यहाँ पर अगर आप लॉजिक खोजने लगेंगे इन चीज़ों में तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखो, ये वाला कंपाउंड मैं कह रहा हूँ कि ग्रीन है, ये वाला भी कंपाउंड अभी बोलूँगा ग्रीन है, लेकिन इनमें अगर देखा जाए तो V का जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है एंड यहाँ पर +2 है, तो दोनों सिचुएशन में ग्रीन है। तो ऐसे सिचुएशन में आप इसमें लॉजिक को नहीं इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए मैंने बोला है या तो आपको याद करना पड़ेगा या तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। क्या मेंशन रहेगा कि जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर Sc++ और Ti++ वाला एग्जांपल मैंने लिया था, तो मैंने बोला था कि Ti++ जो है यह वायलेट कलर है, जबकि Sc++ कलरलेस होता है, व्हाई ऐसे बोला जाएगा। तो इसमें कलर तो ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, कलर आपको तब उस सिचुएशन में याद नहीं करना है, लेकिन जब आपको कलर हेडिंग देकर लिखना है तो उसमें कलर याद करना पड़ेगा। और अगर आप थोड़ा बहुत मिस्टेक भी करते हैं तो वो तो मतलब टीचर भी जानता है कि बच्चे उतनी गलती करेंगे तो नंबर पूरे मिल जाते हैं, या फिर अगर एग्जामिनर जानता है कि सभी बच्चे गलती ही करेंगे तो वो नंबर काट भी लेगा, चाहे आप कितना भी सही लिख दे तो। ठीक है, क्योंकि ऐसी चीज़ें आप अक्सर भूल भी जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और चलो आगे पॉइंट्स पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अब सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास Vi++ हो गया था, Cr4+ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2 मिलेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 मिलेंगे। दो कॉम्प्लेक्सेस को मैंने लिख दिया, एक Cr2O7 पर 2- Cr O4 पर 2-, तो इसका कलर जो होता है वो ऑरेंज होता है, इसका कलर जो होता है वो येलो होता है। ठीक है, कोई एक भी कंपाउंड आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद V2+ पर हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, Cr4+ पर हमने बात किया, Cr++ पर बात कर लेते हैं तो 3d3 मिलेगा एंड यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 मिलेंगे। तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो वायलेट कलर का बन रहा है, जबकि यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर या तो ऑरेंज मिल रहा था या तो येलो मिल रहा था। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास Mn++ जो है वो यहाँ पर 3d4 बनाएगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, रेड कलर का या कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ठीक है, चीज़ें लिखी हुई हैं और मैं अब यहाँ पर लॉजिक तो है नहीं कि कुछ समझाऊं, तो इसलिए मैं चीज़ों को बस बताता चल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर बात किया जाए तो Mn++ पर हमने बात कर लिया, Mn2+ पर बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आता है 3d5 मिलता है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो यह कंपाउंड जो है यह पिंक बन रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं Fe++ पर, तो यहाँ पर भी 3d5 मिल रहा है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कंपाउंड का जो कलर है वो या तो येलो है या तो ब्राउन है। Mn7+ पर बात करते हैं तो 3d0 मिल रहा है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर जब 0 मिल रहा है तब तो ये पर्पल कैसे हो गया? ठीक है, कुछ मिस्टेक है क्या? यहाँ पर पर्पल कलर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर तो हमारे पास कलरलेस आना चाहिए था। आई थिंक ये मैंने जो कंपाउंड लिखा है वो गलत है। ठीक है, मैं एक बार ये भी चेक कर लूँगा, उसके बाद आपको बताऊँगा कि यहाँ पर कौन सा कंपाउंड रहेगा एंड कौन सा कलर होगा। एक्चुअली यहाँ पर जब 0 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 है, तो ये सिंपली कलरलेस ही होना चाहिए, यहाँ पर कलर नहीं आ सकता। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, पहले इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगले पॉइंट्स पर बात करते हैं। पर एक काम करिए, मुझे लगता है कि किताब में यानी कि जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर शायद मिस्टेक है कुछ चीज़ों का। ठीक है, तो यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स लिखिए ही मत, यहाँ पर डायरेक्ट कलरलेस लिख दीजिए। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि आप चाहें तो कॉम्प्लेक्स लिखिए चाहे कॉम्प्लेक्स ना लिखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको दिक्कत होती है कॉम्प्लेक्स लिखने में
या फिर याद करने में तो आप कॉम्प्लेक्स को हटा दीजिए, मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें केवल कलर पर बात करना है ना, यही तो हमने टॉपिक दिया है। तो जब कलर पर ही बात करना है तो हमारे पास आयन लिखते चलेंगे एक साइड, इसमें हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को लिखते चलेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को भी लिखें चाहे ना लिखें, इससे भी फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्चुअली यही तो हैं, ठीक है। तो इसके बेस पर हम उनके कलर्स को डिटरमाइन करते चलेंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो कंपाउंड को लिखिए चाहे ना लिखिए, कलर लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें कलर पर ही बात करना है। तो हमने यहाँ पर अभी क्या देखा, चीज़ों को और मैं समझा देता हूँ। अभी हमने देखा कि हमारे पास जब d ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट है, यानी कि उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं, तब उस सिचुएशन में हमारा कंपाउंड कलरलेस है। अब अगले फेज में हम यह भी देखेंगे कि जब हमारे पास d ऑर्बिटल जो है वो फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड मतलब क्या, उसमें प्रेजेंट सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तब इस सिचुएशन में भी जो हमारे पास कंपाउंड होता है वो भी क्या होता है, कलरलेस ही होता है, ठीक है, उसमें भी कोई भी कलर नहीं पाया जाता है। तो ये बस 2 ही पॉइंट्स हैं ऐसे जो आपको समझने हैं, और वो पॉइंट ये है कि जो हमारा d ऑर्बिटल एकदम वैकेंट रहेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट नहीं है, तब हमारा कंपाउंड, उससे बना हुआ कंपाउंड कलरलेस ही होगा। एंड अगर d ऑर्बिटल्स में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो चुके हैं, यानी कि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट हैं, तब भी हमारा उससे, उस आयन से बना हुआ कंपाउंड जो भी होगा वो क्या होगा, कलरलेस ही होगा। और जितने भी हमारे पास, जैसे अगर बात किया जाए, हमारे पास अगर D1 आता है, D2 आता है, D3 आता है, D4 आता है, D5 आता है, D6 आता है, D7 आता है, D8 आ जाए, मान लेते हैं D9 आ जाए, तो ये सभी हमारे पास जितने भी पॉसिबिलिटीज होंगे, D0 को छोड़कर और D10 को छोड़कर सभी के सभी सिचुएशन में हमारे पास कलरफुल होंगे, यही केवल कलरलेस होते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो स्क्रीनशॉट आप ऑलरेडी ले चुके होंगे, तो मैं अभी से इरेज करता हूं, उसके बाद हम बात करते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं कुछ और भी आयंस पर, ठीक है। यहाँ पर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने अभी Fe3++ पर बात किया था, अब यहाँ पर हम Fe2+ पर बात कर लेते हैं। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या बचेगा, 3d6 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 4s2 के तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी रिमूव हो चुके हैं, तो बचा क्या, 3d6। अब इसमें बात किया जाए तो 3d6, ठीक है, समझिएगा इस बात को, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होने लग जाते हैं, तो इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, एंड ये हमारे पास चौथा हो गया, 5 हो गए, ठीक है। इसमें अगर बात किया जाए तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, एंड ये छठा इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 4 लिखा है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होंगे, क्योंकि अभी तक हम ये लिखते आ रहे थे 3d1 3d2 3d0 3d4 एंड 3d5 तक हमने लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे थे कि वहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। लेकिन अब यहाँ पर तो हमारे पास इधर से भी तो फिलअप होने लग जाएंगे। यहाँ पर जैसे बात किया जाए तो एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इस सिचुएशन में अब हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ के होंगे, चलो अच्छी बात है। अब जब इस बात को समझ चुके हैं तो यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो इसका जो कलर होता है वो पेल ग्रीन होता है, ठीक है। ये भी एक ग्रीन ही होता है, बस इसमें थोड़ा सा ग्रीन और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो CO3++ है, कोबाल्ट आयन, ठीक है, तो यहाँ पर 3d6 मिलेगा इसमें भी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर होता है 4s2 एंड 3d7 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से एंड 1 इलेक्ट्रॉन 3d से रिमूव हो चुके हैं, तो यहाँ पर 4, इसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड यहाँ पर कलर जो है वो ब्लू है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, लेकिन कलर जो है वो डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर हम कोई और लॉजिक लगा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों को याद भी करना पड़ता है। अब CO2+ पर बात किया जाए तो यहाँ पर 3d7 है, तो 10 कब पूरे होंगे, जब 3 इलेक्ट्रॉन और भी ऐड हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है एंड कलर हमारे पास पिंक है। यहाँ पर बात किया जाए तो Ni2+ है, 3d8 मिलेगा, जिसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं और इसकी वजह से यहाँ पर जो कलर है वो ग्रीन है,
ठीक है। Cu+ पर बात करते हैं तो यहाँ पर 3d10 मिलेगा क्योंकि 4s1 एंड 3d10 होता है। तो इस सिचुएशन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं, तो हमारा जो कंपाउंड होगा वो कलरलेस होगा। Zn2+ पर बात करते हैं तो 3d10 है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो कंपाउंड कलरलेस है। बस आपको इतना ही लॉजिक पता चल पाएगा, और वो लॉजिक ये है कि जब हमारे पास D0 एंड D10 होगा तब हमारे पास कंपाउंड कलरलेस होगा। अदरवाइज हर एक सिचुएशन में हमारे पास हमारा जो कंपाउंड होगा, जैसे D1 से लेकर हम अगर बात किया जाए D9 तक, तो हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो कलर्ड होगा, यहाँ पर कलरलेस होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलिए हम इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब चलिए बात करते हैं इसमें एक और प्रॉपर्टी पर, जिसे हम कहेंगे कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये एक इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। हम अक्सर यह देखते हैं कि हमारे पास जितने भी कैटालिस्ट होते हैं, आप कोई भी रिएक्शन देखेंगे तो उसमें जो मेजर एलिमेंट्स होंगे वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स से ही आते हैं। ठीक है, इसलिए ये एक परफेक्ट कैटालिस्ट का काम भी करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स पर बात करते हैं, उसके बाद हम सभी टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि कैटालिटिक बिहेवियर क्या है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स लिखकर आने पड़ेंगे, और मैंने यहाँ पर टोटल 4 ही पॉइंट्स को मेंशन किया है, A B C D, लेकिन इनके बाद भी हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स इसमें मिल सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमने कुछ ही पॉइंट्स को लिखा है, अगर आप चाहें तो और भी पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं एग्जाम में, लेकिन हमें बस अपने क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को लिखना रहता है, तो इसलिए मैंने इतने ही पॉइंट्स को मेंशन किया है। यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिख दिया कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स, जितने भी हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें से अधिकांश और उनके कंपाउंड्स, ठीक है, चाहे वो एलिमेंट्स हो या फिर उनके कंपाउंड्स, मैं ले लेता हूं, दोनों ही तरह के सिचुएशन में वो बहुत ही अच्छे कैटालिस्ट का काम करते हैं, तो आर यूज्ड एज कैटालिस्ट। ठीक है, इनको हम कैटालिस्ट की तरह यूज करते हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए तो हमारे पास Ti जो होता है, ठीक है, हमने Ti के बारे में बात किया है कि Ti 4+ भी बनाता है। तो Ti जो होता है वह जब Cl के साथ, Cl के 4 एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो TiCl4 बना ले जाता है। और इसे हमने 3rd सेमेस्टर या फिर 2nd सेमेस्टर, आई थिंक, हाँ 2nd सेमेस्टर में हमने जगलर-नाटा कैटालिस्ट के बारे में पढ़ा है। ठीक है, आमतौर पर इसे जगलर-नाटा कैटालिस्ट, जगलर-नट्टा कैटालिस्ट दोनों ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास TiCl4 जो है वह जगलर-नाटा कैटालिस्ट है फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ इथेन। ठीक है, हम इथेन के पॉलीमराइजेशन के लिए जगलर-नाटा कैटालिस्ट का उपयोग करते हैं, जिसमें हमारे पास Ti जो होता है वह Cl4 के साथ TiCl4 बनाता है, और यह बहुत ही अच्छा कैटालिस्ट का काम करता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए, ये तो हैबर प्रोसेस हम सभी लोग जानते हैं कि हैबर प्रोसेस में उपयोग होता है आयरन, और आयरन के प्रेजेंस से ही हमारा अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यह भी क्या है, एक कैटालिस्ट ही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि Fe यानी कि आयरन यूज्ड एज कैटालिस्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय द हैबर प्रोसेस। ठीक है, हैबर प्रोसेस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर निकिल का मैंने उपयोग किया। निकिल हम लोग जानते हैं बहुत सारे रिएक्शन में उपयोग किया जाता है। ठीक है, हमने फर्स्ट पेपर के अंतर्गत भी कई जगहों पर कई रिएक्शन में हमने निकिल का उपयोग किया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि निकिल यूज्ड एज कैटालिस्ट इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स। ठीक है, ऑयल्स टॉपिक हमने पढ़ा है, ऑयल्स के हाइड्रोजिनेशन में हमें निकिल का उपयोग करना पड़ता है एज अ कैटालिस्ट। ठीक है, एक और पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया, MnO2, एक होता है V2O5 भी हमारे पास बनता है, तो वो भी एक परफेक्ट कैटालिस्ट होता है, लेकिन मैंने फिलहाल MnO2 को प्रेफरेंस दे दिया। तो MnO2 यूज्ड एज कैटालिस्ट इन द डीकंपोजिशन ऑफ KClO3। हमने पढ़ा है KClO3 जब डीकंपोज होता है तो वह क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, और इस सिचुएशन में हम MnO2 का उपयोग करते हैं एज अ कैटालिस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास कैटालिस्ट प्रॉपर्टी भी हो गया। ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझाया भी जा सकता है, लेकिन हर एक पॉइंट के लिए हमें अलग एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को
मतलब बता रहे हैं। तो आप लोग क्या करें, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलिए अगले प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रॉपर्टी पर, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, पॉइंट्स वाइज दिया जाएगा, तो उसमें एक पॉइंट और भी मेंशन किया जाता है, एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है उनके पास कौन कौन सी एबिलिटी है कि वो कॉम्प्लेक्सेस को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे। या फिर आप लोगों के एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो ये दो नाम से ही पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द चांसेस है। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। आप लोग थर्ड सेमेस्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, आई थिंक हाँ, यूनिट 6 एंड यूनिट 7 था। तो उसमें जब आप लोग पढ़े होंगे तो वहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है, लिगांड होता है, उसमें हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होता है, और वह जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो वह कॉम्प्लेक्स हमारा न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव के साथ भी हो सकता है, निगेटिव आयन के साथ भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग वहां पर पढ़े हैं, और अगर आप लोग पढ़े हैं तो यहाँ पर मैं बस उसे थोड़ा सा रिकैप करूंगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में बेसिकली हमारे यही पॉइंट्स ही डिस्कस होते हैं। ठीक है, और इनके अंतर्गत हम कुछ एग्जांपल्स देंगे जिनमें हम ट्रांजिशन मेटल आयंस को सेंट्रल मेटल एटम की तरह ट्रीट भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स पर कि द कैटायंस ऑफ 3D एलिमेंट्स। ठीक है, 3D सीरीज के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनसे जो बना हुआ हमारे पास कैटायन होता है, हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। इनके पास बहुत ही अच्छा टेंडेंसी होता है, ये कॉम्प्लेक्स को भी फॉर्म कर सकते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, साथ ही साथ न्यूट्रल भी हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव या निगेटिव है तो उसे हम आयन मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को भी मेंशन कर दिया, और कॉम्प्लेक्सेस का मतलब यहां पर है कि ये न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं। ठीक है, ओके, आइए बात करते हैं। द मॉलिक्यूल्स और आयंस with which the cations attach them to form complexes are called ligands। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर ये हमारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम है और इस पर हमारे पास सपोज करते हैं कुछ चार्ज है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि X+ चार्ज है। ठीक है, और तब इससे हमारे पास लिगांड्स आते हैं और इससे बॉन्ड बनाना शुरू करते हैं, और इस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। ये बातें तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, और इससे बना जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है उसे हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर लिगांड्स की जितनी भी संख्या है, मान लेते हैं हम लिगांड की 2-3 संख्या है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं तो कई कंपाउंड्स में H2O का 2 टाइम्स उपयोग करते हैं, H2O का 6 टाइम्स भी उपयोग करते हैं, तो वो उसकी संख्या को बता रहा है। तो वही मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ Ln। ठीक है, एंड इस पर हमारे पास कुछ प्लस चार्ज है, जैसे सेंट्रल मेटल एटम पर अगर X+ चार्ज है तो इस पर मैंने X+ चार्ज लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, आप लोग जानते हैं, मैं बस यहाँ पर बेसिक चीजों पर बात कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, चलिए बात कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं, तो अब यहाँ से हमारे पास कुछ पॉइंट स्टार्ट होते हैं जो मैंने आपको समझाया। इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, जब कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्मेशन के प्रोसेस पर बात करते हैं तो जो हमारे पास लिगांड्स होते हैं, द लिगांड्स डोनेट रेडली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम पर। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम पर चार्ज है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को दिखा रहा है, तो यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों को पकड़ता है, बॉन्ड बनाना शुरू करता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर क्या है, रेडली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द कैटायन, कैटायन को डोनेट कर रहा है टू फॉर्म, या हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस बना रहा है। ठीक है, यही तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने इसी चीज को फिर से लिख दिया कि अगर हम मान लेते हैं यम और यल, हमारे पास यम सेंट्रल मेटल एटम है, यल हमारे पास लिगांड है, और ये सभी मिलकर क्या बन रहा है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर यन जो है वो लिगांड की संख्या को बता रहा है, X+ जो है वो इस कॉम्प्लेक्स पर चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि वेयर यन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, यन का मतलब यहाँ पर लिगांड की संख्या भी कही जा सकती है, या फिर बात उसी को ही मैंने दूसरे रेफरेंस में लिख दिया कि यन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ लोन पेयर
lone pair accepted by the central metal atom or ion from the ligands से, ठीक है। एंड और अगर बात किया जाए तो x जो है वह क्या कर रहा है, वह चार्ज को डिनोट कर रहा है ऑन द सेंट्रल मेटल कॉम्प्लेक्स, व्हिच में भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बातें हम ऑलरेडी जानते भी हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग क्या करिए, पहले इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसमें हम कुछ एग्जांपल्स पर बात कर लेते हैं और ये भी हमारा टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। तो अब चलिए यहाँ पर एक और पॉइंट को लिखिए, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स को लिखकर लेकर आया हूँ, बहुत थोड़े से एग्जांपल हैं, इनके अलावा बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, आप लोगों को ऑलरेडी पता भी है, ठीक है। अभी मैंने जब आप सभी को कलर वाला पॉइंट डिस्कस कर रहा था तो उसमें भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस को लिखवाया था, तो वो भी हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ पर बन सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो फॉर्म कर सकते हैं कॉम्प्लेक्सेस विथ वैरायटी ऑफ लिगांड्स, यानी कि ये बहुत सारे लिगांड से क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे H2O हो गया, NH3 हो गया, Cl हो गया, F हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऐसे बहुत सारे, हमारे पास ऑक्सीजन भी इसमें आता है। ये सभी के साथ ये क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स को भी लिख दिया। CrCl2 H2O का 4 टाइम्स ऊपर 1+ है, ठीक है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। यहाँ पर हमारे पास FeCN6 है, 3- है, NiNH3 का 6 टाइम्स और यहाँ पर 2+ है। ऐसे यहाँ पर हमने कोबाल्ट का एक कंपाउंड ले लिया और ETC मैंने लिख दिया, क्योंकि अगर हम लिखते चलते तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं। आयरन के तो और भी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बहुत सारे बनते हैं, तो यहाँ पर हमने कुछ ही कॉम्प्लेक्सेस को लिखा है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखा है कि जब हम 3D एलिमेंट्स पर बात करते हैं, किस पर बात करते हैं, 3D सीरीज के एलिमेंट्स में अगर बात करते हैं तो जो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस होंगे, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस जो होता है वो इंक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे हमारे पास जो एटम्स है, सेंट्रल मेटल एटम है, उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता चला जाता है, वैसे वैसे ही उनका जो कॉम्प्लेक्स बना रहता है उनकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करती चली जाती है, ठीक है। और जब स्टेबिलिटी इंक्रीज करती चली जाती है, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज करता है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हमारा जो एटम का साइज होगा वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट और भी मेंशन कर दिया, एंड डिक्रीजिंग द साइज ऑफ इट्स एटम, और उसके सेंट्रल मेटल एटम का जो साइज होगा वो डिक्रीज करता चला जाता है, ठीक है। तो अभी आप क्या करिए, इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमने इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लिया। तो अब ये हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर हमने केवल अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट किया है, हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कंप्लीट हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि हमने अभी तक केवल 3D ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स पर बात किया है, 4D एंड 5D हमारे पास बच रहे हैं, लेकिन 4D एंड 5D से क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे जाते, तो हम उसके पोर्शन पर बात भी नहीं करने वाले। देखो बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पूरे एग्जाम के दौरान जब अगर लिखने बैठ रहे हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट से क्वेश्चन बने, तो वहां पर यह बात ध्यान रखिएगा कि अगर ट्रांजिशन एलिमेंट नाम देकर पूछता है, ठीक है, तो उसमें 3D सीरीज को ही मेंशन करके आइए, सारी चीजें, कुछ भी एक्स्ट्रा मत लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। 4D एंड 5D नाम से कभी भी नहीं पूछा जाता है, या तो 3D ट्रांजिशन सीरीज के नाम से पूछा जाएगा या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से पूछा जाता है। तो दोनों सिचुएशन में हमारे पास पूछा जाता है 3D सीरीज के ही बारे में, चाहे उसके हम ऑक्सीडेशन स्टेट पर बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बात करें। वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत रेयर चांस होता है पूछने का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर पूछता है तो उसमें हमें 3D 4D 5D 6D ये 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करने पड़ेंगे। और अगर चारों सीरीज के हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करने वहाँ बैठ गए लिखने, तो आधे घंटे का तो यही टाइम चला जाएगा, ठीक है। और अगर किसी ने कंफ्यूज हुआ तो सारा गलत हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत रेयर होता है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, कैटालिटिक प्रॉपर्टी एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं, यही 3 ही पूछे जाते हैं,
ठीक है। तो इसलिए मैं जितना हो सका उतनी चीज़ों को डिस्कस किया। छोटे मोटे और क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे वेरी शॉर्ट आंसर के टाइप के क्वेश्चंस, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास SC ट्रिपल प्लस जो होता है वो कलरलेस होता है, जबकि TI जैसे V3 प्लस जो है वो कलर्ड है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और इसके पीछे का क्या रीजन है इनके बारे में आपको बताना रहता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग पूछ सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है या नहीं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको केवल याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक है तो इसमें रिएक्शंस होते नहीं है और बहुत ज़्यादा जो थियरी है वही चीज़ें रहती हैं। बस उनका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, बस यही परफेक्ट है, ठीक है। और अगर एक बार सभी चीज़ों को बैठकर पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे तो सारी चीज़ें आसान ही हैं, ठीक है। लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड में थोड़ी बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन पर बात करेंगे, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें जो होती हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, लेकिन मैं समझाऊंगा उन चीज़ों को भी, ठीक है। तो हमारा 4th यूनिट कंप्लीट हो गया। आप सभी लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर 4th यूनिट के भी 1 शॉट को प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैंने ये प्रोवाइड कर दिया। ऐसे ही अब हम 5th यूनिट एंड 6th यूनिट के भी 1 शॉट प्रोवाइड करेंगे, जो कि केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक ही रहेंगे। नो एक्स्ट्रा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए। आप सभी बच्चों को पता है कि हम आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अब आप सभी को अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कराने के लिए आप सभी के लिए पेड PDF यानी कि पेड नोट्स को लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप उन्हें परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए WhatsApp नंबर पर जाइए और मैसेज करिए, वहां पर आपको सारे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग वहां से परचेज कर सकते हैं।